नमस्कार दोस्तों, आज हम यात्रा करेंगे समय के भंवर में, जहां छुपे हैं मानव सभ्यता के अनेक रहस्य। आज हम जानेंगे विश्व इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में। प्रत्येक सभ्यता, प्रत्येक युद्ध, प्रत्येक डिस्कवरी हमारे वर्तमान को गढ़ा है। मेसोपोटामिया की उपजाऊ घाटी से शुरू करके मॉडर्न वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स तक, इतिहास हमें सिखाता है कैसे हमने सक्सेस पाई, कैसे हम फेल हुए और कैसे हम फ्यूचर के लिए सीख सकते हैं। तो चलिए इस एक्साइटिंग एडवेंचर में मेरे साथ जुड़िए। हमारा पहला स्टॉप प्राचीन मेसोपोटामिया, जहां मानव सभ्यता की पहली किरण उभरी। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों की फर्टल भूमि में जन्मी सुमेरियन, अकडियन और बेबीलोनियन सभ्यताएं। यहीं डिस्कवर हुआ राइटिंग का पहला रूप, कीलाक्षर लिपि। कल्पना करो, मिट्टी के बर्तन पर कील से लिखे हजारों साल पुराने स्टोरीज। यहीं बने पहले शहर, पहला राज्य और लिखे गए पहले लॉज। मेसोपोटामिया का लेगेसी आज भी हमारे साथ है। उनके कंट्रीब्यूशंस के बिना हमारा प्लैनेट अलग होता। अब हम जाएंगे नील नदी के किनारे, जहां है रहस्यमयी पिरामिड्स और स्फिंक्स। प्राचीन मिस्र की सभ्यता थी साइंस, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग का एक अमेजिंग एग्जाम्पल। उनके बनाए पिरामिड्स और मंदिर आज भी हमें अमेज करते हैं। कैसे वो इतने बड़े बड़े पत्थर काटते, ढोते और इतने परफेक्टली रखते थे। फैरोज का राज, मृत्यु के बाद के जीवन में उनका विश्वास और हायरोग्लिफिक लिपि के जरिए उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। मिस्र की सभ्यता का कंट्रीब्यूशन आज भी हमारे नॉलेज और इमेजिनेशन को समृद्ध करता है। अब हम पहुंच गए हैं भूमध्य सागर के किनारे, जहां जन्मी ग्रीक सभ्यता। ग्रीक्स थे फिलोसोफर्स, मैथमेटिशियंस और आर्टिस्ट्स। उन्होंने हमें दिया डेमोक्रेसी, थिएटर और ओलंपिक खेल। सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स ने हमें सोचना सिखाया। ग्रीक स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर आज भी हमें इम्प्रेस करते हैं। ग्रीक सभ्यता के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बिना मॉडर्न वेस्टर्न सभ्यता अधूरी होती। चैप्टर 4, रोमन साम्राज्य, शक्ति और वैभव। द रोमन एम्पायर, पावर एंड ग्लोरी। अब हम जाएंगे इटली, जहां पावरफुल रोमन एम्पायर बना। रोमन्स थे ग्रेट वॉरियर्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स। उन्होंने बनाई विशाल सड़कें, ब्रिजेस और बाथ हाउसेस। रोमन लॉ आज भी हमारे लीगल सिस्टम का आधार है। उनका एम्पायर फैला था यूरोप, एशिया और अफ्रीका में। रोमन एम्पायर का राइज और फॉल हमें पावर, अथॉरिटी और लेगेसी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। चैप्टर 5, यूरोप का अंधकार, युग, अस्थिरता और परिवर्तन। द डार्क एजेस, टर्बुलेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। रोमन एम्पायर के फॉल के बाद यूरोप डूब गया डार्क एजेस में। एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, युद्ध और एपिडेमिक्स, दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी का प्रसार। इस समय चर्च का इन्फ्लुएंस बढ़ा और आर्ट और लिटरेचर में रिलीजन का प्रभाव दिखने लगा। हालांकि इस पीरियड को डार्क कहा जाता है, फिर भी यहां नए पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम्स की शुरुआत हुई। इसी इंस्टेबिलिटी के बीच आगे चलकर यूरोप फिर से उन्नति की ओर बढ़ा। चैप्टर 6, फ्यूडल सिस्टम, आज्ञा पालन और शक्ति। द फ्यूडल सिस्टम, लॉयल्टी एंड पावर। डार्क एजेस की इंस्टेबिलिटी के दौरान यूरोप में एस्टैब्लिश हुआ फ्यूडल सिस्टम। यह एक ऐसा समय था जब सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हो चुकी थी और लोग सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस सिस्टम में राजा अपनी जमीन बांट देते थे नोबल्स में, जिन्हें वैसल्स कहा जाता था। यह जमीन फीव्स के रूप में दी जाती थी। बदले में वो राजा के प्रति लॉयल्टी दिखाते और युद्ध में सोल्जर्स देते। इससे एक हायरार्की बनी, जिसमें हर व्यक्ति का एक निश्चित स्थान और भूमिका थी, जहां सोसाइटी के अलग अलग लेवल्स के लोगों के राइट्स और ड्यूटीज फिक्स थे। पेजेंट्स और सर्व्स ने लैंड पर काम किया और बदले में प्रोटेक्शन पाया। फ्यूडल सिस्टम ने मेडिवल यूरोप की इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर गहरा प्रभाव डाला। यह सिस्टम लोकल गवर्नेंस और जस्टिस का आधार बना। यह सिस्टम बाद में धीरे धीरे बदलकर मॉडर्न स्टेट सिस्टम बना। रेनेसांस और एनलाइटनमेंट के दौरान सेंट्रलाइज्ड पावर और नेशनल आइडेंटिटी का उदय हुआ। चैप्टर 7, रेनेसां, नई शुरुआत की रोशनी। द रेनेसांस, लाइट ऑफ रिबर्थ। डार्क एजेस के बाद यूरोप में आया एक नया डॉन, एक नई शुरुआत, रेनेसांस। इस समय एंशिएंट ग्रीक और रोमन आर्ट, लिटरेचर और फिलॉसफी में नई इंटरेस्ट जगी। लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो, रैफाएल जैसे आर्टिस्ट ने अपनी अमेजिंग क्रिएशन से इस युग को समृद्ध किया। साइंस में आगे आए कोपर्निकस, गैलीलियो और न्यूटन जैसे साइंटिस्ट। रेनेसांस था फ्री थिंकिंग का युग, जिसने आगे चलकर साइंटिफिक रेवोल्यूशन और नॉलेज के तेजी से फैलने का रास्ता बनाया।
चैप्टर 8 उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, शक्ति का विस्तार और संघर्ष, colonialism and imperialism, expansion of power and conflict। रेनेसांस और साइंटिफिक रेवोल्यूशन से जब यूरोप आगे भी आच रहा था, तब शुरू हुआ कॉलोनियलिज्म का एक नया चैप्टर। इस समय यूरोपियन नेशंस ने साइंटिफिक एडवांसमेंट्स और नेविगेशनल स्किल्स का यूज करके नए टेरिटोरीज एक्सप्लोर करने शुरू किए। यूरोपियन पावर्स ने अपना ट्रेड बढ़ाने और नई जमीनें हासिल करने के लिए एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में कॉलोनीज बनाई। इन कॉलोनीज का मुख्य उद्देश्य था रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन और यूरोपियन मार्केट्स के लिए रॉ मटेरियल्स का सप्लाई। यह कॉलोनियलिज्म लोकल लोगों के लिए था अत्याचार, शोषण और कल्चरल अग्रेशन। कॉलोनाइजर्स ने लोकल पॉपुलेशंस को फोर्स्ड लेबर में लगाया और उनकी कल्चरल आइडेंटिटीज को दबाने की कोशिश की। कॉलोनियलिज्म के कारण वर्ल्ड की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में आए हिस्टोरिकल चेंजेस। कॉलोनीज से आने वाले रिसोर्सेज ने यूरोपियन इकोनॉमीज को बूस्ट किया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल किया। कॉलोनियलिज्म के जख्म आज भी कई देशों के लिए दर्दनाक हैं। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स और लीडर्स ने इन इनजस्टिसेस के खिलाफ एलडीई और आज भी कई नेशंस कॉलोनियल लेगेसी से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर 9 पहला विश्व युद्ध, राष्ट्रवाद और शक्ति का संघर्ष। वर्ल्ड वॉर 1 नेशनलिज्म एंड द क्लैश ऑफ पावर्स। 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई एक भयानक युद्ध से, वर्ल्ड वॉर 1। नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म और पावर का लालच इस युद्ध के मेन रीजंस थे। यूरोप के पावरफुल देश एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त युद्ध में उलझ गए। लाखों लोग मारे गए, तबाह हो गए अनगिनत शहर और गांव। वर्ल्ड वॉर 1 ने वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में बड़े चेंजेस लाए। चैप्टर 10 दूसरा विश्व युद्ध, अंधेरे के खिलाफ संघर्ष। वर्ल्ड वॉर 2 द फाइट अगेंस्ट डार्कनेस। वर्ल्ड वॉर 1 की बुरी यादें। मिटने से पहले ही वर्ल्ड फिर उलझ गया एक और भयानक युद्ध में, वर्ल्ड वॉर 2। यह युद्ध पहले से भी अधिक विनाशकारी और व्यापक था, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस युद्ध में नाजी जर्मनी की क्रूरता सभी हदें पार कर गई। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी रेजीम ने पूरे यूरोप में आतंक फैलाया और लाखों निर्दोष लोगों को अपनी क्रूरता का शिकार बनाया। हॉलोकॉस्ट में करोड़ों लोगों को मारा गया उनके रिलीजन और रेस के कारण। यह मानव इतिहास का सबसे काला अध्याय था, जिसमें यहूदियों, रोमा और अन्य अल्पसंख्यकों को सिस्टमैटिक तरीके से निशाना बनाया गया। यूएसए, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और उनके एलाइज ने मिलकर लड़ाई लड़ी नाजिज्म के खिलाफ। एलाइड फोर्सेस ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से नाजी जर्मनी को हराया और दुनिया को एक नई उम्मीद दी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आया नया पोलराइजेशन और शुरू हुआ कोल्ड वॉर। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई थी, एक तरफ यूएसए और उसके एलाइज और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और उसके समर्थक नेसीए। दोस्तों, ये थे वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। आशा करता हूं आपने एंजॉय किया और कुछ नया सीखा। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं है, यह हमारे प्रेजेंट को समझने और फ्यूचर बनाने में हेल्प करती है। तो आइए हम हिस्ट्री से सीख लेकर एक सुंदर और पीसफुल वर्ल्ड बनाएं।